Hello everyone, this is Mukesh Kumar and today we are going to discuss about the different schools of management thoughts, and these schools are systems and contingency school. In previous lecture we have discussed about scientific management school and behavioral management school. So these two schools were different, and in this lecture we will discuss about the system approach school and contingency management school. So, what is the different schools which are described in this lecture? First one, system approach school. So, how we will define the system approach school? According to this school, management is a system of coordination of some different factors, forming the parts of an overall management process, which are interrelated or interdependent. इस स्कूल के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट एक ऐसा सिस्टम है जो कि अलग अलग फैक्टर्स में of some differ factors forming the part of an overall management system. उन सब के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है उन सब को जो कि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड भी हो सकते हैं और एक दूसरे के ऊपर इंटर डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, तो उन सबको कैसे मैनेज करना है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे करना है, वो एक सिस्टम है, वो बनाना होता है. तो दैट मीन्स if the activity related to production of an enterprise are performed, giving much importance to one of its factors or parts without considering its relationship and dependence on other factors, the desired results cannot be obtained. अगर अपन एक प्रोडक्शन से रिलेटेड एंटरप्राइज है और हम एक प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट का, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं इसका कि अगर हम किसी भी पार्ट को या किसी भी फैक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं बिना इस चीज को समझे कि वो कौन कौन से दूसरे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हम जो रिजल्ट आते हैं वो रिजल्ट हमें नहीं मिल पाएगा कभी भी. तो इसलिए हम अगर किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम में चाहते हैं कि हमारा सिस्टम है वो प्रॉपरली अच्छे से काम करे, तो हमें उसके हर एक फैक्टर के ऊपर ध्यान देना होता है. तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि दूसरे जो वर्क हो रहे हैं उन सारे वर्क्स के बीच में एक इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट कोऑर्डिनेशन को डिफाइन करता है कि ऐसा कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, तभी आपका सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क कर पाएगा, तभी आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट हैं, जो आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं, वो आपको मिल पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, मैन, मशीन, मनी एंड रॉ मटेरियल आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन मैनेजमेंट. मोस्टली ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं मैनेजमेंट के. मैन जो कि आपके लेबर हैं, वर्कर्स है, एम्प्लॉयज है, स्टाफ है. मशीन जो मशीनरीज आप प्रोडक्शन में यूज करते हैं किसी भी इंडस्ट्री में. मनी मनी इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. एंड रॉ मटेरियल, आपको रॉ मटेरियल कौन सा है, कहाँ से मिलता है, जो कि आपके प्रोडक्शन के लिए, आपके प्रोडक्ट को डेवलपमेंट के लिए काम में आता है. तो दीज आर द मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन मैनेजमेंट. These elements are not isolated, rather they are correlated and interdependent on one another. अब ऐसा कोई भी इनमें से एक सिस्टम नहीं है जो कि आइसोलेट है या खुद काम कर सकता है, बल्कि दे आर कोरिलेटेड, वो एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं, इंटरडिपेंडेंट भी हैं एक दूसरे के ऊपर. क्योंकि अगर आपके वर्कर हैं और वहां पे आपकी मशीनरी नहीं है, पैसा नहीं है, तो वर्कर काम नहीं कर पाएंगे. अगर आपके पास मशीनरी है बट वर्कर नहीं है, मनी नहीं है या रॉ मटेरियल नहीं है, तो आपकी मशीनरी है वो कोई काम की नहीं है. अगर आपके पास मशीनरी है और बाकी इनमें से कोई भी एक फैक्टर अवेलेबल नहीं है, तो दैट मीन्स आपका कोई भी काम बाकी नहीं हो पाएगा. तो दैट मीन्स ये सारे फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर रिलेटेड हैं. तो जब भी हम काम करते हैं, हम अपना प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, तो हमें एक दूसरी चीजों के ऊपर भी ध्यान रखना होगा. तो दैट मीन्स यही आपकी सिस्टम अप्रोच स्कूल है कि आपको सारे के सारे सिस्टम्स में या सारे के सारे डिपार्टमेंट्स में आपको उन सब सिस्टम का ध्यान देना होगा कि कौन कौन से सिस्टम्स हैं, कौन से प्रोसेस हैं, कौन से प्रोसेस एक दूसरे से रिलेटेड हैं और वो सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में है या नहीं है. ए परफेक्ट असेंबलेज ऑफ दिस फैक्टर रिजल्ट इन प्रोडक्शन. अगर उनका परफेक्टली अपन असेंबल कर पाते हैं, तो वो अपना अच्छा प्रोडक्शन है वो डेवलप होता है. Efficient workers cannot perform their activities well
with bad machines. क्योंकि अगर वर्कर अपने अच्छे हैं और मशीन बेकार हैं तो वो अपनी 100% एफिशिएंसी नहीं दे सकते. तो दैट मीन्स अगर वर्कर की एफिशिएंसी अच्छी है तो मशीनरी भी अच्छी चाहिए. अगर मशीनरी अच्छी है तो वर्कर की एफिशिएंसी है या वर्कर की स्किल है वो भी अच्छी होनी चाहिए. तो दोनों चीजें एक दूसरे के ऊपर रिलेटेड हैं. ऐसे ही सारे फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं. गुड वर्क कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड ऑफ inefficient workers with good machines. So that's the same thing जो अभी आपको बताई है. So management is a system to assemble the different correlated and interdependent factors that are parts of the overall system. तो यही आपका सिस्टम मैनेजमेंट है कि आपको इंटररिलेटेड और कोरिलेटेड जो सिस्टम्स हैं उनके बीच में आपको मैनेज करना होता है और ओवरऑल एक सिस्टम बैठाना होता है जिसकी वजह से सारा काम आपका प्रॉपरली और अच्छे से हो जाए. It must be viewed in the context of total environment, and the manager should take into account the various characteristics and changes therein in managing the organization. It must be viewed by the context of total environment. सारे environment को देखते हुए the manager should take into account, managers को देखना चाहिए कि various characteristics and changes कि जो भी उनकी क्वालिटीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो चेंजेस आ रहे हैं मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या क्या हो सकते हैं. इन सब कोरिलेशंस को या फिर इंटरडिपेंडेंसी को देख के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो तभी एक अच्छा मैनेजमेंट है वो चल सकता है. वही आपका सिस्टम अप्रोच है मैनेजमेंट के लिए. द मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू दिस स्कूल आर केनेथ, बल्डिंग, जॉनसन, एफी कास्ट, J. Rosenwig, Katzenkahn, फॉरेस्टर एंड C.W. चर्चमैन. ये मेन कंट्रीब्यूटर्स थे जिन्होंने सिस्टम अप्रोच को सबके सामने लेके आए, दुनिया के उसको एक्सप्लेन किया, सभी को बताया इसके बारे में कि क्या सिस्टम अप्रोच होता है और किस तरह से हमें सिस्टम अप्रोच को यूज करना चाहिए एक एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए. सेकंड मैनेजमेंट स्कूल जो कि इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपकी कॉन्टिंजेंसी अप्रोच स्कूल ऑफ मैनेजमेंट. अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच मैनेजमेंट इज ए सब्जेक्ट दैट इज सिचुएशनल बाय नेचर. ये अप्रोच कहता है कि मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सिचुएशनल है नेचर के अकॉर्डिंग. इट हैज नो हार्ड एंड फास्ट प्रिंसिपल एंड थ्योरी. ऐसा कोई भी आपका हार्ड एंड फास्ट प्रिंसिपल नहीं है, ना कोई थ्योरी है कि जो हमेशा अप्लाई होता है. तो इन द वे दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द सिस्टम अप्रोच. तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये सिस्टम अप्रोच का एक्सटेंशन पार्ट है. द बेसिक आइडिया ऑफ द कॉन्टिंजेंसी अप्रोच इज दैट there cannot be a particular management action which will be suitable for all situation. इसके अकॉर्डिंग कोई भी एक ऐसा सिस्टम कभी नहीं बन सकता जो कि आपके हर एक सिचुएशन के लिए अप्लाई होता हो. So according to this approach, study of management lies in identifying the important variables in this situation. That means अगर आपके इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं उनको हम ध्यान में रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें इस अप्रोच को यूज करना होता है, उन्हें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन कौन से आपके ऐसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं जो कि सिचुएशंस को क्रिएट कर सकते हैं. एन एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट एक्शन इज वन दैट इज डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड इंटरनल स्टेट्स एंड नीड्स. एक अच्छा मैनेजमेंट वही है कि जो कि आपके सारे डिसीजंस को देख के किसके बेसिस के ऊपर, आपके बाहर के एनवायरनमेंट के ऊपर और आपकी इंटरनल जो स्थिति है और उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, उसके अकॉर्डिंग देख के डिसीजन लेता है कि क्या एक्शन हमें वहां पे लेना चाहिए. मैनेजमेंट में बी इफेक्टिव एंड फ्रूटफुल if its principles and procedures are appropriately followed and its techniques are intelligently applied according to the circumstances. मैनेजमेंट तभी अच्छे से इफेक्टिव हो सकता है, तभी अच्छे से मैनेजमेंट काम कर पाएगा जब इसके प्रिंसिपल और प्रोसीजर है वो फॉलो हो, उसकी टेक्निक के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंटली अप्लाई किया जाए उनको
जो भी आपकी सिचुएशंस होती हैं, सर्कमटेंसेज होते हैं, उनके अकॉर्डिंग। तो अगर आपकी सिचुएशन को, आपके सर्कमटेंसेज को आपने नहीं समझा और उसके बिना आप अपने मैनेजमेंट थ्योरीज हैं उनको अप्लाई कर रहे हैं, मैनेजमेंट डिसीजंस हैं उनको आप ले रहे हैं, तो आप कभी भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं ले सकते। अपने अच्छे रिजल्ट्स के लिए, मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए, अगर हम इस अप्रोच को यूज करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग यही है कि आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वहां पे आप डिसीजन लेंगे, नहीं कि आपने पहले से प्री डिफाइंड एक डिसीजन लिया हुआ है कि हाँ हमें फ्यूचर में पर्टिकुलर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो डेवलप करने ही हैं, चाहे सर्कमटेंसेस कैसे भी हों। तो अगर आपका वो डिसीजन है, बट आपके फ्यूचर के अंदर सेल्स है वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, तो वहां पे आप अपना डिसीजन चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको वहां पे लॉस भी हो सकता है और वहां पे आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसलिए इस अप्रोच में यह है कि आपको अपने सर्कमस्टेंसेज हैं, जो सिचुएशन है, उन सिचुएशंस को ध्यान में रख के आपको डिसीजंस लेने होते हैं। Contingency theories suggest that the system approach does not adequately spell out the precious relationship between the organization and its environment. जो थ्योरीज दी गई हैं कंटिंजेंसी की, वो सजेस्ट करती हैं कि सिस्टम अप्रोच हमेशा इन थ्योरीज को, या जिन ऑर्गेनाइजेशन और उसके इन्वायरमेंट के अंदर एक अच्छी रिलेशनशिप है उसको डिनोट नहीं करती, या उसको वो नहीं चाहता है कि वो बाहर जाए इससे। तो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन और उसका एनवायरनमेंट है, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। Contingency approach tries to fill this gap by suggesting what should be done in response to an event in the environment. That means अगर आपकी जो मैनेजमेंट है उसके अंदर जो एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, दैट मीन्स एनवायरमेंटल चेंजेस, मे बी आपके पास वर्कर्स कम हो सकते हैं, मे बी आपके पास स्किल कम हो सकती है, मे बी आपके पास स्किल ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वो एक आपका एनवायरमेंटल चेंजेस, ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरमेंट चेंजेस। तो उस एनवायरमेंट को आपको देखना है, समझना है, और हर एक चीज के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेने हैं कि किस तरह से हमें कौन से डिसीजन को कब चेंज करना चाहिए। द सपोर्टर्स ऑफ दिस थ्योरी आर मेनली लॉर्ड्स एंड लॉरेंस, जॉन वुडवर्ड, फेडलर एंड एच। तो ये सारे थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने ये थ्योरी है वो मेनली दी थी, और इन्होंने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया है मैनेजमेंट के लिए, कॉन्टिंजेंसी मैनेजमेंट स्कूल के। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा अच्छे से, और इसे आप पूरा कंप्लीटली समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। थैंक यू सो मच।